Assalamualaikum everyone. I am Isnain Ijaz and you are watching a Concept Door where we make a study easy and exciting. So बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर को स्टडी कर लिया था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स की एलोट्रोपिक फॉर्म। तो बच्चों उससे पहले आप एलोट्रोपी को देख लेते हैं, हम देख लेते हैं एलोट्रोपी क्या होती है, फिर एलोट्रॉप्स को देखते हैं। तो बच्चों एलोट्रोपी क्या होती है, आपका ये जो लफ्ज़ एलोट्रोपी है ये दो ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। एक है आपका एलस और दूसरा है आपका ट्रॉप्स। आपका ये जो लफ्ज़ एलस है इसका मतलब है डिफरेंट और ट्रॉप्स का मतलब है फॉर्म्स। तो बच्चों इस एलोट्रोपी का मतलब हुआ डिफरेंट फॉर्म्स। एलोट्रोपी का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट फॉर्म। तो बच्चों आपका कोई भी एलिमेंट नेचुरली अगर एक से ज्यादा शक्लों में पाया जाता है और उसकी हर शक्ल में उसका फिजिकल ढांचा डिफरेंट हो और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, सेम हो, तो एलिमेंट्स की इन डिफरेंट शक्लों को आप एलोट्रॉप्स बोलते हो और एलिमेंट्स के इस फिनोमेना को एलोट्रोपी कहते हो। तो बच्चों मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करे, एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करे और उसकी हर फॉर्म में उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस हो वो डिफरेंट हो लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, सेम हो, तो एलिमेंट्स की उन डिफरेंट फॉर्म्स को एलोट्रॉप्स बोलते हैं और एलिमेंट की इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, एलोट्रोपी बोला जाता है। एलिमेंट की इस प्रॉपर्टी को एलोट्रोपी बोला जाता है। एक और एग्जांपल से अगर देख लें, एक जनरल आप डेली लाइफ में कोई एग्जांपल ले लें, हम अगर देख लें कि आपके पास एक कोई बंदा है, मतलब आप कोई फिल्म देख रहे हो, आपने 3 फिल्म्स देखी, फर्ज कर लेते हैं। उस 3 फिल्मों में एक बंदा था, पहली फिल्म में वो एज अ डॉक्टर का रोल प्ले कर रहा था, फिर दूसरी फिल्म में वो पायलट था, तीसरी फिल्म में वो टीचर था। मतलब ये 3 एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ही बंदा 3 फिल्म में डिफरेंट कैरेक्टर प्ले कर रहा था। तो इस बंदे के ये जो डिफरेंट अपीयरेंस थी डिफरेंट फिल्म्स में, इन्हें आप एलोट्रॉप्स बोलोगे और उस बंदे की ये जो प्रॉपर्टी है इसको क्या बोलोगे, एलोट्रोपी बोलोगे। तो बच्चों एक्चुअल में एलोट्रोपी कौन शो करता है, एलिमेंट्स शो करते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट एलोट्रोपी शो करते हैं। तो बच्चों आपके ये जो एलिमेंट्स होते हैं, एक तो ये फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और ये तो या फिर ये कंबाइन स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर। तो बच्चों जब आपके कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करें आप उससे उसकी एलिमेंटल फॉर्म बोलते हो। क्या बोलते हो बच्चों, एलिमेंटल फॉर्म बोलते हो। लेकिन जब ये किसी के साथ मिले होंगे तो उसे कंपाउंड बोलते हैं आप। तो बच्चों ये जो एलोट्रोपी होती है ये आपके जो एलिमेंट फ्री स्टेट में होते हैं ना वो आपके एलोट्रोपी शो करते हैं। तो बच्चों हमने क्या कहा, हमने कहा ये जो लफ्ज़ एलोट्रोपी ये कौन शो करता है, ये आपके एलिमेंट शो करते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैंने बताया था एलिमेंट्स होते हैं आपका मैटर के प्योर फॉर्म होती है जिसमें सेम टाइप्स के एलिमेंट पाए जाते हैं, सेम टाइप्स के एटम्स पाए जाते हैं, उन्हें आप एलिमेंट्स बोलते हो। उन्हें क्या बोलते हो आप, एलिमेंट्स बोलते हो। तो पहली बात मैंने कही, आपकी जो एलोट्रोपी होगा वो कौन शो करेगा, वो शो करेंगे आपके एलिमेंट्स जो किस में होंगे, फ्री स्टेट में होंगे। अब अगर आपके एलिमेंट्स फ्री स्टेट में हैं, आपके फ्री स्टेट में हैं, तो उनके जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट तरीके से अरेंज हो सकते हैं। मतलब वो अरेंज हो सकते हैं, टाइटली पैक होके अरेंज हो सकते हैं, थोड़ा लूजली पैक हो सकते हैं और फार अवे फ्रॉम ईच अदर हो सकते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर हो सकते हैं। तो बच्चों जब भी आपके एलिमेंट्स के वो पार्टिकल्स, वो एटम्स टाइटली पैक होंगे वो सॉलिड स्टेट में होंगे और जब थोड़े लूजली पैक होंगे वो लिक्विड स्टेट में, जब वो फार अवे फ्रॉम ईच अदर होंगे वो क्या होंगे, गैसेस स्टेट में होंगे। तो आपके एलिमेंट्स 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, आपके सॉलिड्स, आपके लिक्विड और आपके गैस में। तो कौन से एलिमेंट्स एलोट्रोपी शो करेंगे, जो आपके सॉलिड स्टेट में होंगे, इनको कर देते हैं डिलीट, आ जाते हैं सॉलिड स्टेट में। अब आपके जो सॉलिड स्टेट होती है ये भी 2 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकती है। मतलब इसकी भी आगे 2 टाइप्स हो सकती हैं सॉलिड्स की। एक वो हो सकते हैं जिनके एलिमेंट्स एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज हों, एक रेगुलर पैटर्न में, रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज हो, मतलब एक पैटर्न बार बार क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो। तो बच्चों ऐसे सॉलिड्स को आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हो।
इसके बरक्स एक और सॉलिड होते हैं जिनमें आपके जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं वो रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज नहीं होते, एक फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप नहीं बनाते, ये इर्रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। तो ऐसे सॉलिड्स को आप क्या बोलते हो, ऐसे सॉलिड को बोलते हो एमॉर्फिक सॉलिड्स। तो बच्चों आपके जो एलोट्रॉपी होती है वो कौन से सॉलिड शो करेंगे, वो शो करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो। जिस तरह से अगर आपका पैटर्न है इन एलिमेंट का कुछ ये, तो ये पैटर्न का क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, एक बड़ा जॉइंट स्ट्रक्चर बना लेगा जिनको एलोट्रॉप्स बोलेंगे। अब बच्चों इसकी डिफिनेशन को देख लेते हैं। पहले तो हमने देख लिया एलोट्रॉपी निकला होगा टू ग्रीक वर्ड से एलस एंड ट्रॉप्स से, जिसका मतलब है डिफरेंट फॉर्म्स। फिर हमने देखा कौन से एलिमेंट शो करते हैं जो फ्री स्टेट में हो, सॉलिड स्टेट में हो और क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो। अब इसकी डिफिनेशन को देख लेते हैं कि एलोट्रॉपी की डिफिनेशन क्या है। तो बच्चों आ जाते हैं अब एलोट्रॉपी की डिफिनेशन की तरफ कि एलोट्रॉपी क्या होती है। एलोट्रॉपी की डिफाइन कर देते हैं हम अपने जो बुक पे नोट्स बनाने हैं ना, नोटबुक पे यहाँ से स्टार्ट करने हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं आपकी देख लेते हैं आपकी एलोट्रॉपी की जो डिफिनेशन है। कहते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन अ मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इन द सेम फिजिकल स्टेट। किसी एक एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करना सेम फिजिकल स्टेट में, किस वजह से, ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से किसी एक एलिमेंट का एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करना क्या कहलाता है, एलोट्रॉपी कहलाता है। और ये जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं एलिमेंट्स की, दीज डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। तो इन्हें क्या बोला जाता है, एलोट्रॉप्स बोला जाता है। तो डिफिनेशन हमने क्या देखी, हमने देखा द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन अ मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इन द सेम फिजिकल स्टेट ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम is called allotropy and these different crystalline form are called allotrops। allotrops क्या होते हैं और allotropy क्या होती है, इनको हमने देख लिया, हमें समझ भी आ गए। allotropy क्या होती है और allotrops क्या होते हैं, हमने देखा एक ही एलिमेंट का एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करना एलोट्रॉपी कहलाता है, और वो जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं इनको क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स। अब एग्जांपल को देख लेते हैं। आपकी एक एग्जांपल आ जाती है, आपकी जो डायमंड होती है ना, आपका ये मोस्ट फेमस एग्जांपल है जो एलिमेंट क्या काम करता है, एलोट्रॉपी शो करता है। तो ये जो आपकी कार्बन है ना, ये 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक होती है आपकी डायमंड, एक होती है ग्रेफाइट, एक होती है फुलरीन्स। अब ये जो डायमंड होती है ना बच्चों, ये भी सॉलिड होती है, ये जो ग्रेफाइट है ये भी सॉलिड है, ये जो फुलरीन है ये भी क्या सॉलिड है, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड। इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, तीनों में कार्बन, सारे सॉलिड्स। लेकिन इन तीनों में जो अरेंजमेंट ऑफ एटम होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। ये एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से ये अपने जो फिजिकल ढांचा होता है, फिजिकल अपीयरेंस होता है, वो डिफरेंट शो करते हैं। लाइक जिस तरह से आपका जो डायमंड होता है ये हेक्सागोनली इसमें कार्बन एटम अरेंज होते हैं, आपके ग्रेफाइट में लेयर्स की फॉर्म में होते हैं और फुलरीन में एक फुटबॉल की तरह के होते हैं। तो अब देख लेते हैं वन बाय वन इन जो 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म है आपके कार्बन की, इनको वन बाय वन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक भी यही है कि एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। उसमें सबसे पहले देख लेते हैं आप डायमंड की तरफ। डायमंड क्या होता है, आपका ये जो डायमंड होता है ना, ये आपके नेचुरली ऑकरिंग कार्बन की प्योरेस्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। आपका डायमंड क्या होता है, आपका ये जो डायमंड होता है इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरली ऑकरिंग कार्बन इन अ क्रिस्टलाइन फॉर्म। कार्बन की ये प्योरेस्ट नेचुरली ऑकरिंग क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। अगर इसकी अपीयरेंस की बात करें तो ये जो आपका डायमंड होता है ये एक तो कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और ब्रिलियंट क्रिस्टल होता है। क्या होता है, ये कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और क्या होता है, ब्रिलियंट क्रिस्टल होता है। अब ये क्रिस्टल होता है और अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, अब इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जब आप नोटबुक में लिखोगे पहले लिख लोगे डायमंड की अपीयरेंस किस तरह की होती है, फिर इसके क्रिस्टल के बारे में लिखोगे आप इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखोगे कि ये जो डायमंड है ये किस तरह का होता है। तो बच्चों आपका ये जो डायमंड होता है ना, डायमंड हैज अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है जो किससे मिलके बना होता है, जो मिलके बना होता है डेट बिल्ट फ्रॉम अ बेसिक यूनिट कॉल्ड टेट्राहेड्रॉन। ये छोटी छोटी बेसिक यूनिट टेट्राहेड्रॉन से मिलके बना होता है। टेट्राहेड्रॉन जुड़ती हैं तो एक बड़ा सा डायमंड का क्रिस्टल बन जाता है। अब टेट्राहेड्रॉन्स क्या होती हैं, तो बच्चों आपके जब एक से ज्यादा जब आपके कोई भी एटम्स 4 और
आपके एटम के साथ जुड़ता है और कुछ इस तरह से जुड़ता है कि वो एक पिरामिड लाइक अरेंजमेंट बना देता है, एक ज्योमेट्रिकल शेप बना देता है जो किसकी तरह से दिखाई दे रही होती है, आपका पिरामिड की तरह दिखाई दे रही होती है। उस ज्योमेट्रिकल शेप को आप टेट्राहेड्रॉन बोलते हो। तो बच्चों टेट्राहेड्रॉन क्या होता है? द टेट्राहेड्रॉन इज अ ज्योमेट्रिकल शेप where one central atom is bonded to 4 other atom in a 3 dimension pyramid like arrangement। आपके pyramid की तरह आपके ये जो एटम्स होते हैं अगर 3 डायमेंशन में 4 और एटम के साथ जुड़े होंगे तो ये जो स्ट्रक्चर बनाएंगे इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर। इसको टेट्राहेड्रॉन क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं जब भी आपका एक कार्बन एक एटम, अभी कार्बन को नहीं देख रहे, एक कार्बन 4 और कार्बन के साथ क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा और ये जो स्ट्रक्चर बनाएगा पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। तो इसके कितने फेसेस होंगे? 4 फेसेस होंगे। कितने फेसेस होंगे? 4 फेसेस होंगे। मतलब एक इसका ये वाला फेस पिरामिड की तरह, पिरामिड किस तरह का होता है? इस तरह का ना। तो आपका ये जो एक इसका फेज एक ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा इससे पिछला वाला, ये इससे जो पीछे होगा, ये इधर पीछे वाला, इससे पीछे यहाँ पे पिछला तीसरा फेज और इससे जो पिछला वाला होगा ये होगा चौथा फेज। अब इसको टेट्राहेड्रॉन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके कितने फेजेस होते हैं? 4। जब भी आपका एक कार्बन जब कोई भी एटम 4 और एटम के साथ जुड़ा होता है ये जो स्ट्रक्चर बनाता है इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर। तो बच्चों इसी तरह से डायमंड में भी जो कार्बन एटम होते हैं, आपका एक सेंट्रल कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है, इसी तरह का टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा वो? टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर बनाएगा। इन डायमंड द कार्बन एटम सेंट्रल एटम इज कार्बन एंड इट इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम। डायमंड में, डायमंड की अगर स्ट्रक्चर की बात करें, जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो एक सेंट्रल कार्बन एटम होता है वो 4 और कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है, 4 और कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है थ्रू स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। किससे जुड़ा हुआ होता है? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। these bonds are very strong and form a regular geometrical shape। ये जो बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है और ये एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप बनाता है, जिसको आप क्या बोलते हो? वही टेट्राहेड्रॉन ही बोलते हो। अब ये जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं ना टेट्राहेड्रॉन्स की, ये 3 डायमेंशन में जुड़ती जाती हैं और एक जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको आप क्या बोलते हो? डायमंड बोलते हो। तो डायमंड के स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा? ये जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है इसमें एक सेंट्रल कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है। एक सेंट्रल कार्बन एटम क्या होगा? 4 और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा और ये क्या करेगा? एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको टेट्राहेड्रॉन बोलेंगे। अब ये एक छोटी यूनिट है, अब ये छोटी छोटी यूनिट्स आपस में जुड़ती जाएंगी और एक जायंट मॉलिक्यूल बन जाएगा। मतलब ये वाला कार्बन एटम भी आगे और 4 के साथ जुड़ा हुआ होगा, ये वाला भी 4 और के साथ जुड़ा हुआ होगा, ये भी 4 और के साथ जुड़ा हुआ होगा, फिर आगे ये भी 4 और के साथ जुड़ा हुआ होगा। ये जब जुड़ती जाएंगे एक बड़ा सा जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे? डायमंड बोलेंगे। इसको अगर इसके स्ट्रक्चर को आसान बना के देखें, आसानी से किस तरह से आप बना सकते हो, अगर आपने नोटबुक पे डायमंड का स्ट्रक्चर बनाना है तो किस तरह से बनाओगे? तो आप कुछ इस तरह से भी बना सकते। इस तरह से जुड़ते जाएंगे। हर एक कार्बन एटम किसके साथ जुड़ा होगा? 4 और एटम के साथ जुड़ा होगा। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएगा, एक प्यारा सा स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से। तो आपको नजर आ रहा होगा इसमें ढेर सारे जो टेट्राहेड्रॉन होंगे ना आपस में जुड़ते जा रहे हैं। ढेर सारे टेट्राहेड्रॉन आपस में जुड़ते जाएंगे, एक जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको आप क्या बोलेंगे? डायमंड बोलेंगे।
तो अब बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रक्चरल बेस ओरिएंटेड प्रॉपर्टीज की, मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज है इसकी खुसूसियात की तरफ देख लेते हैं। ये जो डायमंड है ना, इसकी खुसूसियात क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले जो डायमंड होता है ना, इट इज द एक्सट्रीमली हार्ड, ये जो होता है ना एक्सट्रीमली हार्ड स्ट्रक्चर होता है। डायमंड का क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो डायमंड है ना, पहली प्रॉपर्टी आप लिखोगे इट इज एक्सट्रीमली हार्ड, ये बहुत ज्यादा हार्ड होगा। क्यों हार्ड होता है आपका डायमंड, इसलिए होता है क्योंकि ये जो आपका डायमंड होता है ना, इसमें एक कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम के साथ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है। दिस टाइटली बॉन्डिंग मेक द डायमंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग एंड द रिजिड। और ये जो टाइटली बॉन्डिंग होती है इनकी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग, इस डायमंड को क्या बना देती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग और रिजिड बना देती है। इसी वजह से ये जो आपका डायमंड होता है इसको हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस अर्थ बोला जाता है। तो बच्चों ये थी पहली प्रॉपर्टी। अब देख लेते हैं डायमंड की दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। तो अगली प्रॉपर्टी है आपकी डायमंड की डेंसिटी की तरफ देखते हैं। तो बच्चों ये जो डायमंड की डेंसिटी होती है ना, इसकी डेंसिटी बहुत ही हाई होती है। रीजन क्या होती है, क्यों हाई होती है, इसलिए होती है क्योंकि ये जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है ना, ये कंपैक्ट स्ट्रक्चर होता है। डायमंड हैज अ कंपैक्ट स्ट्रक्चर। इसमें जो कार्बन एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक होते हैं। और ये क्या काम करते हैं, दिस क्लोज पैकिंग मेक अ डायमंड अ हाई डेंसिटी ऑफ 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो डायमंड होती है इसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। रीजन ये होती है इसमें जो कार्बन के एटम होते हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, जो डायमंड को बहुत डेंस बना देते हैं। अगली प्रॉपर्टी को अगर देख लें डायमंड की, ये जो डायमंड होता है ना, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, इसकी रीजन क्या होती है, इसकी रीजन ये होती है कि आपने जब डायमंड का स्ट्रक्चर देखा उसमें देखा एक सेंट्रल कार्बन एटम अपनी चारों वैलेंसियों को ऑक्यूपाई यूज कर रहा था, क्या काम करने के लिए, 4 और बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 4 और कार्बन के साथ। तो आपके कार्बन की वैलेंसी 4, इन चारों वैलेंसी को इसने यूज कर लिया, मतलब उसने अपने चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, यूज कर लिया। जब चारों इलेक्ट्रॉन को इसने यूज कर लिया तो उसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। जब कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता तो आपका इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करती है। तो आपका जो डायमंड होगा क्या हो गया, पुअर कंडक्टर होगा ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इन डायमंड ईच कार्बन एटम यूज ऑफ ऑल ऑफ 4 इट्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड। देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन लेफ्ट। The electrical current needs free electron to flow. So diamond are the bed conductor of electricity. Diamonds में कोई भी आपका फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसकी वजह से जो डायमंड होता है ये बेड कंडक्टर होता है। पहली प्रॉपर्टी आपने हार्डनेस देखी, आपने देखा कि डायमंड जो होता है वो बहुत ही हार्ड होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, टाइटली पे। इसमें जो आपके कार्बन एटम होते हैं ना, दूसरे कार्बन एटम के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ा हुआ, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। तो इसलिए ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। दूसरी प्रॉपर्टी देख ली, इसकी हाई डेंसिटी होती है। रीजन क्या होती है, इसमें जो कार्बन के एटम्स होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। रीजन क्या होती है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। अगली प्रॉपर्टी, ये जो डायमंड होता है ना इसकी ब्रिलियंट शाइन होती है। इसकी जो शाइन होती है ना ये ब्रिलियंट, बहुत ज़्यादा ये शाइन कर रहा होता है, डायमंड शाइन कर रहा होता है। जब भी इसके ऊपर लाइट लगाओगे ना वो क्या काम कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है जब भी लाइट जो होती है ना डायमंड के अंदर जाती है, डायमंड से पास करती है ना, डायमंड का हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, वो क्या काम करता है, उसको क्या कर देता है, उस लाइट को बेंड कर देता है। फिर when light enter a diamond it bends sharply due to its high refractive index। फिर दूसरा काम डायमंड ये भी करता है कि ये जो जब भी लाइट इसमें जाती है तो लाइट को स्प्लिट कर देता है इनटू कलर्स में, डिफरेंट कलर्स में क्या कर देता है डायमंड लाइट को स्प्लिट कर देता है, उसको डिस्पर्शन बोलते हैं। तो इन दो जो प्रॉपर्टी होती हैं आपकी, उसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना और दूसरा इसकी जो डिस्पर्शन पावर होती है, इस वजह से दीज टू प्रॉपर्टी मेक अ डायमंड स्पार्कल ब्यूटीफुली इन अ लाइट। तो इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से आपका जो डायमंड होता है वो क्या काम करता है, स्पार्कल करता है ब्यूटीफुली इन अ लाइट। लाइट में वो क्या करने लग जाएगा, चमकने लग जाएगा। तो आपकी जो डायमंड होता है ना, डायमंड की ब्रिलियंट शाइन होती है, डायमंड चमक रहा होता है, हीरा आपका क्या हो रहा है, चमक रहा होता है। ये थी 4 प्रॉपर्टीज किसकी, डायमंड की। पहले स्ट्रक्चर के बारे में देखा, स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा कि डायमंड में एक कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम के साथ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, इसी वजह से डायमंड का स्ट्रक्चर बहुत हार्ड होता है।
चार इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके चार डिफरेंट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये पुअर कंडक्टर है। फिर इसकी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और डिस्पर्शन पावर है, जिसकी वजह से ये चमक रहा होता है, शाइन कर रहा होता है। और इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है क्योंकि कम्पैक्ट होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ पैक होते हैं। ये था एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सॉलिड और एलोट्रॉप्स ऑफ सॉलिड में आपका पहला डायमंड। अब नेक्स्ट देखेंगे आपका ग्रेफाइट और फ्लोरीन का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।